हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका रिविजन करेंगे 1 मिनट में, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है, 27 दिसंबर को। भारत और रसिया के बीच में भविष्य में बिजली आपूर्ति के लिए कुडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और ग्वालियर में अभी तानसेन महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और आईसीसी ने अभी हाल ही में कोका कोला को ग्लोबल अपना एम्बेसडर बनाया हुआ है, ग्लोबल पार्टनर बनाया है एक्चुअली 8 वर्षों के लिए। और अभी हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये लिखी है पूर्व थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। और अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने मेडटेक मित्र पहल का अनावरण किया है। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी पुष्पुल टेक्निक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई पीएम मोदी ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया खोजा है। इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। और अभी यूट्यूब पर 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर पूरा करने वाले या कहें सब्सक्राइबर पूरा करने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं पीएम मोदी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन कुछ अपडेट्स हैं उनको जान लो पहले। एक तो आपका यूपीपी बैच हो, एसएससी जीडी बैच हो या जीएस सफलता 2 बैच हो, इसमें क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही हैं और अब क्लासेस तेज़ कर दी गई हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स को देखते हुए। तो आज से क्लासेस इसमें संख्या ज़्यादा आएगी। तो आज से जितने लोग भी जो इन बैचेस में थे, शामिल थे, वो जाग जाएँ और उसके बाद दोबारा से क्लासेस लेना शुरू कर दें। दूसरी अपडेट ये है कि किताब जो आई हुई है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, ज़्यादा कॉपीज़ बची नहीं हुई है। तो जिनको अगर ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर लें अभी, और अगले 1-2 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है। और लास्ट अपडेट ये है कि जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में चाहिए करंट अफेयर, उनको यहाँ से कोरियर कराया जा रहा है फोटोकॉपी। तो आप लोग वो भी ऑर्डर कर सकते हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए, जो इन स्टूडेंट को, ठीक है, हार्ड कॉपी। और ई बुक चाहिए तो ई बुक आप ले ही सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम बदल करके कर दिया गया है अयोध्या धाम। ध्यान रहे, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके अब अयोध्या धाम कर दिया गया है। और इस स्टेशन को भी और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है और इसको ना मतलब इस प्रकार से लुक दिया जा रहा है जैसे कि भगवान राम का जैसे महल हो या राजसी मंदिर हो कोई, उस तरीके से ये डिज़ाइन किया जा रहा है। फिलहाल इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और पर्यटन को, क्योंकि पर्यटन का हब बनने ही जा रहा है अयोध्या, भगवान राम जी की मंदिर भी कंप्लीट होने जा रही है। 22 जनवरी को उद्घाटन होना है मंदिर का। तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या जो है अब आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वजहों से चर्चे में आएगा। तो कुछ अयोध्या को लेकर के हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पॉइंट्स जो पिछले दिनों में करंट अफेयर के बने थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई, जटायु क्रूज सेवा। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी को ही ना घाघरा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाघरा नदी बोलते हैं। तो याद रखना दोनों बात। इसके अलावा अयोध्या को उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी, यूपी की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी की फर्स्ट सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। देश की अगर पहली सोलर सिटी पूछा जाए तब आप बताओगे सांची मध्य प्रदेश, वो इंडिया की पहली सोलर सिटी है। ये यूपी की बनेगी अयोध्या। इसके अलावा जटायु क्रूज के अलावा यहाँ पर रामायण क्रूज भी शुरू की जाएगी, रामायण, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रामालैंड विकसित किया जाएगा, रामालैंड डिज्नीलैंड के थीम पर रामालैंड पार्क विकसित किया जाएगा। आगे, हाल ही में कौन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द्वारा खैबर पख्तूनवा चुनाव में नामांकित होने वाली पहली हिंदू महिला बनी? तो देखो, या सिंपल भाषा में इस कहें इस क्वेश्चन को, तो पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली या कहें चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं डॉक्टर सवीरा प्रकाश। कौन बन गई हैं? डॉक्टर सवीरा प्रकाश। पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। देखो अगली साल 2024 में ना
कई देशों के, कई बड़े बड़े देशों के चुनाव होने वाले हैं। हर जगह चुनाव होगा, चाहे आप रसिया ले लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे आप इंडिया ले लो, चाहे आप पाकिस्तान ले लो, और भी बहुत सारे देशों में चुनाव होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान में भी चुनाव होने वाला है। आप जान रहे हो वहाँ पर अभी कार्यवाहक पीएम के रूप में काम कर रहे हैं। इमरान खान तो जेल में चले जा चुके हैं और अभी वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री अस्थायी तौर पर नहीं है, कार्यवाहक पीएम वहाँ पर हैं। अगला चुनाव होना है, तो इस चुनाव के दौरान क्या करना है, चुनाव आयोग ने इस बार 5% का कोटा दिया है महिलाओं के लिए, और इस 5% के कोटे के तहत ही ये आ गई हैं। सवीरा प्रकाश ये भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। खासियत इनकी ये है कि ये हिंदू हैं, तो ये हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो ये पहली महिला हिंदू बन गई हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने वाली पाकिस्तान में। कहाँ से लड़ रही हैं, तो इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर ज़िले से अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है, तो इसके लिए ये नामांकित हुई हैं। अब देखना है कि जीतती हैं कि नहीं जीतती हैं, वो तो चुनाव के बाद होगा, ठीक है। पाकिस्तान की बात यहाँ पर हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान में देखो पीएम तो कोई नहीं है, राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा उसकी पाकिस्तानी रुपया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, इसने इसकी जो सहायक कंपनी है न्यूजीलैंड में, होता है ना कि हर एक जो बड़ी बड़ी बैंकें होती है, जो वैश्विक बैंकें बन जाती हैं, तो उनका अलग अलग देशों में अपनी यूनिट होता है। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का जो न्यूजीलैंड में इसका यूनिट है, इस यूनिट को ये इसकी 100% हिस्सेदारी ये बेचने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये चाह रहा है वहाँ से अपना जो यूनिट है उसको सोल्ड आउट करके वहाँ से निकल लिया जाए। तो यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड में अपना बैंकिंग प्रोग्राम बेच बाच करके निकलने का योजना बना रहा है। ये 100% अपनी हिस्सेदारी वहाँ पर बेचेगा, और इसने अभी इनविटेशन के लिए एक निविदा सूचना जारी की है कि जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आकर के खरीद ले। अभी कौन खरीदेगा 100% हिस्सेदारी, ये कंफर्म नहीं हुआ है, और जब ये होता है तब मैं आपको अपडेट दूंगा ही। अभी फ़िलहाल इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम बेचने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, 100% हिस्सेदारी यहाँ की बेच रहे हैं न्यूजीलैंड फर्म की, तो उसको अगर किसी को लेना हो तो वो ले सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ध्यान रहे, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। एसबीआई के बाद दूसरी सबसे बड़ी ये है। टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में, तो ये अपना न्यूजीलैंड में जो यूनिट है वो बेचेगा, ठीक है। इसके 17 देशों में 93 विदेशी शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक शाखा ये है जो बिक रही है। अगर घरेलू मोर्चे पे बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के 8200 शाखाएं हैं, 8200 ब्रांचेज हैं। आप इसी में आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भी सुनते होंगे, जो लोग यूपी के होंगे, गांव में जो बैंक होती है वो यही तो होती है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो वो बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही तो है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में स्थापित हुआ था, बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके CEO हैं देवदत्त चंद। अगला, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों फतह 2 मिसाइल ये होती है पाकिस्तान की, और अभी हाल ही में इसने अभी इसका परीक्षण किया है। फतह 2 मिसाइल जो है पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है, यानी इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है इसे, फतह 2 मिसाइल। हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह कहीं और से लिए होंगे, लेकिन विकसित ये लोग खुद ही किए हैं सब कुछ, मैक्सिमम पोर्शन। तो स्वदेशी रूप से डिजाइन है इसका। अगर रेंज की बात करें तो 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो लंबी दूरी के लिए होती है और बहुत बल्कि होती है। ये एक छोटी मिसाइल है, छोटी दूरी की, छोटी रेंज की, और क्रूज मिसाइल है, छोटी मिसाइल है। इससे पहले वाला जो संस्करण था, जो फतह 1 था, उसकी रेंज 250 किलोमीटर थी, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये फतह 2 का पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। पाकिस्तान की और कौन कौन सी मिसाइल हैं? एक्चुअली में होता क्या है कि पाकिस्तान की मिसाइल, ईरान की मिसाइल, इन दोनों की देशों की मिसाइलें जो हैं ना, नाम में कन्फ्यूज़न होता है, और कभी कभी लगता है अगर कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जो नाम दे करके, क्योंकि ये लोग मुग़ल कालीन या फिर और उससे पहले के जो मुस्लिम शासक थे उनके नाम पर रखते हैं अक्सर दोनों, तो इस वजह से कई बार सिमिलरिटी आती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अटक जाते हैं। इसलिए मैंने पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी है। जैसे अगर सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो देखो KRL गजब है, इसके अलावा फतह 1 है, फतह 2 है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अगर बात करें तो इसमें देखो बख्तर सिकान है, इसके अलावा कॉर्नेट है, BGM है। यहाँ पर आपको याद कौन कौन से करना है, जैसे गजनवी हो गया, नासर हो गया, ठीक है, हार्ट ऑफ 1 हो गया, 1A B, ये तो नहीं,
अब्दाली हो गया, शाहीन मिसाइल, शाहीन का संस्करण शाहीन 1 शाहीन 2 ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा गौरी 1 गौरी 2, तो गौरी, शाहीन, इसके अलावा फतेह और कॉर्नेट, ठीक है, नासर, गजनवी, देखिए यहाँ भी शाहीन 1 शाहीन 2 है। इसके अलावा बाबर भी इन्हीं की मिसाइल है। ज़ार्ब, हरबाह, ये सभी इनकी मिसाइल है। हारपून ब्लॉक, तो ये मिसाइलें पाकिस्तान की हैं, याद रखना। आगे, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा, या कहें कि अब किस राज्य को भारत की पेट्रो राजधानी कही जाएगी? तो पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया हो गई है गुजरात। गुजरात को पहले तो आम बोलचाल भाषा में ही बोला जाता था पेट्रो कैपिटल, अब देखो ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है जामनगर, यहाँ पर है दाहेज, ये दोनों ना अपने आप में तेल रिफाइनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह के लिए। जैसे जामनगर की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी स्तर की तेल रिफाइनरी है। बहुत सारे देश जो हैं, जैसे खाड़ी देश जिनके पास तेल वगैरह ज़्यादा है या रिफाइनरीज़ हैं, वो लोग, उनके यहाँ समुद्री तेल ज़्यादा है तो वहाँ पर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और फिर से बता दे रहा हूँ, वैसे कई बार क्लास में आपको बताया गया है, जब ज़मीन से या कहें तेल के कुओं से या कहें कि समुद्र से जब तेल निकलता है तो एक्चुअली में वो होता है पेट्रोलियम, वो होता है पेट्रोलियम, जिसे हम लोग कहते हैं कच्चा तेल। क्या कहते हैं? कच्चा तेल, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रूड ऑयल। ये होता है क्रूड ऑयल, और इस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्रूड ऑयल अपने पास नहीं है, अपन लोग खरीदते हैं ज़्यादातर, एक दो कुएँ हैं, ज़्यादा नहीं है ना। क्रूड ऑयल हम लोग किससे किससे खरीदते हैं? अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहुत सारे देशों से हम लोग खरीदते हैं। ईरान हो गया, ईरान से भी खरीदते हैं, है ना। रूस से भी खरीदते हैं, रूस से तो अभी सबसे ज़्यादा खरीदे हैं अभी। तो क्रूड ऑयल हम लोग लेकर के क्या करते हैं, अपने लोग के पास है रिफाइनरी, जैसे IOCL की हो गई, रिलायंस की रिफाइनरी सबसे बड़ी वाली है भारत में। इसके अलावा ONGC वगैरह, ये सब रिफाइनरी है। तो ये क्या करती हैं, इनको रिफाइन करती हैं, क्योंकि ये कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल के रूप में होता है, काला काला निकलता है जो ना, तो उस रूप में रहता है। जब रिफाइन किया जाता है तो इसी में से जो सबसे बढ़िया वाला रहेगा वो होगा पेट्रोल, उससे नीचे वाला क्वालिटी वाला डीजल, उसके बाद बहुत सारे तेल, गेयर ऑयल, ब्लैक ऑयल जो वगैरह जो आप देखते हो, इसके अलावा मिट्टी का तेल, है ना। लास्ट में बचता है वो कोलतार। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की रिफाइनरी करता है। अब देखो, रिफाइन करके भारत कच्चा तेल लेता है, रिफाइन करके भारत यूरोप वगैरह को बेचता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला था कि रसिया और यूक्रेन वार की वजह से रसिया ने सबसे ज़्यादा तेल बेचा इंडिया को। इंडिया बहुत भारी मात्रा में रसिया से खरीदा भी तेल, और इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल बेचा यूरोप को। मतलब अल्टीमेटली पहुंचा यूरोप के पास रसिया वाला ही तेल, घुमा करके पहुंचा इंडिया के रास्ते से, है ना। तो इंडिया इसमें मज़ा ले गया, फ़ायदा ले गया, नहीं तो पहले रसिया से ही ले लिया करता था वो। और यहाँ पर क्योंकि रसिया यूरोप को बेच नहीं सकता था, बैन लगा था, तो रसिया इंडिया को बेचता, इंडिया और बढ़िया से यूरोप को चिपका देता रिफाइंड ऑयल। तो ये चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी जो जामनगर रिफाइनरी है, इसकी क्षमता जो है ये प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को संसाधित, यानी कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की है इसकी। गुजरात की लिक्विफाइड कैटालिस्टेड क्रैकर, क्रोकर, ये सभी जो हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोकेमिकल का बहुत बड़ा योगदान है, इस वजह से इसे भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में दर्जा दे दिया गया है। ठीक है जी। आगे अब गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात आपको दिखेगा यहाँ पर मैप में। गुजरात का की ये जो तटीय सीमा है ना, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे पर आंध्र प्रदेश है ना। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के CM है भूपेंद्र पटेल जी, BJP पार्टी से। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर, थोल झील, ये यहाँ की झीलें हैं। गिर नेशनल पार्क याद रखना, गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? ये एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। वंशधार नेशनल पार्क, नल सरोवर, कृष्णमृग, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य में गरबा, डांडिया, रासलीला है। गरबा को अभी आपको याद होगा यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था गरबा को, याद है ना। चलिए, जिलों की संख्या 33 है, 182 विधानसभा में सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 26 और राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट जाती है। आगे अपनी किताब जो है ये आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत ज़्यादा कॉपीज़ नहीं हैं, तो फटाफट से ऑर्डर करो अमेज़न पर जा करके। जिनका, जैसे कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पर अमेज़न की डिलीवरी नहीं हो पा रही है,
लौट आते हैं पार्सल कि डिलीवर नहीं हो पाया, ऐसी जगह पर है, तो वो लोग हमें बताया करें, उन तक मैं कुरियर यहाँ से करवा दूँगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर लिस्ट नहीं की गई है किताब, आपको यहाँ से कुरियर करवा दी जाएगी अगर आपके यहाँ अमेजन का डिलीवरी नहीं होता है तो। और इंग्लिश वाले के लिए मैंने आपको बताया ही, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, उसी व्हाट्सएप के थ्रू आप सारा सुविधाएं ले सकते हो। बाकी किताब के बारे में अगर जानना है किताब में क्या कुछ है तो आप अमेज़न पर जाइए, वहाँ पर लोगों ने फीडबैक, वीडियो और रिव्यू वगैरह अपलोड किए हुए हैं, तो आपको सारा कुछ वहाँ जानने को मिल जाएगा क्या है क्या नहीं। आगे क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए। आपने चैट जीपीटी सुना है ना, एआई टूल, जो एआई चैटबॉट कह सकते हैं, जो लोगों से बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आपने गूगल का बार्ड सुना, गूगल ने स्पैरो लॉन्च किया था, गूगल ने ही जेमिनी के साथ समझौता किया, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया। ऐसे ही अलग अलग कंपनियां अपना अपना चैट जीपीटी के रूप में एक चैटबॉट लॉन्च कर रही हैं। भारत ने भी, देखो यहाँ जियो ने भी कहा कि हम भारत जीपीटी लॉन्च करेंगे, ये भारत का चैट जीपीटी की तरह एक वर्जन होगा समझ लो। तो ये लॉन्च करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं की मदद लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके सामने द हिंदू का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, जियो और आईआईटी बॉम्बे कोलैबोरेट करेगा भारत जीपीटी के लिए। आकाश अंबानी ने इसकी घोषणा की है। याद होगा पिछले जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी रिलायंस में, उसमें ही मुकेश अंबानी जी ने घोषित कर दिया था कि जो जियो माल वाला सिस्टम है वो ईसा अंबानी संभालेंगे और जो जियो है, रिलायंस जियो, उसको संभालेंगे आकाश अंबानी, है ना, आगे चल करके। तो आकाश अंबानी ही इसीलिए यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना खुद का एक टीवी ओएस लॉन्च करेंगे, टेलीविज़न का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे, और ये जियो 2.0 के नाम से जाना जाएगा। तो ये टेलीविज़न के लिए अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में है, और साथ ही साथ भारत जीपीटी लॉन्च करने की तैयारी में है। जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फीस्ट नामक सॉफ्टवेयर विकसित करने की बात की? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा, ये चूँकि भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी है, इसने फीस्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित करने की बात कही है। ये फीस्ट सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो होता क्या है कि जब रॉकेट वगैरह उड़ाना रहता है, लॉन्च करना रहता है, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, या कहें कि सबसे बड़ा जो काम होता है, वो ये होता है कि इसका डिज़ाइन, शेप, आकार, भार, वज़न, ये सब कैसा हो, जिस वजह से ये अगर अंतरिक्ष में उड़े तो प्रॉपर तरीके से ये अपनी स्पीड पकड़ पाए और अपने कक्षा में जा कर के सैटेलाइट को छोड़ पाए। तो अब चूँकि देखो जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल हो गया है कि वो तो भाई जानते हैं सब कुछ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे गलतियां भी हो सकती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, बार बार एक ही चीज़ बतानी पड़ती है। जैसे आपको कि समझ लो ये बेसिक चीज़ें करनी ही करनी है, चाहे जो भी सैटेलाइट करना हो, लॉन्च करना हो, आपको वो रॉकेट की बेसिक चीज़ें तो बतानी ही पड़ेगी। तो बार बार वही बताना पड़ता था। अब क्या किया इसरो ने, कहा हम एक सॉफ्टवेयर बना दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या जो नौसखियाँ हैं उनके लिए। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रॉपर तरीके से बेसिक जानकारी इसी सॉफ्टवेयर की मदद से सीख पाएंगे। और ये ओपन सोर्स भी है, इसमें बहुत सारे 2-3 मॉडल इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, और ये अपने डोमेन पर भी इसे अवेलेबल करा रहे हैं। आप लोग भी जा करके इसकी जानकारियाँ ले सकते हो, मतलब पढ़ाई कर सकते हो इससे रिलेटेड, रॉकेट साइंस से रिलेटेड। तो इसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ तो सबके लिए पब्लिकली भी अवेलेबल रहेगी, कुछ विशेष चीज़ें वहाँ के लिए रहेंगी। तो अब इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिक चीज़ें सीख करके, जान करके आएंगे, और आसानी हो जाएगी उनको, मतलब कि ये तेज़ी आ जाएगी। जो काम बार बार उनको सिखाना पड़ता था, टाइम लगता, तो वो सॉफ्टवेयर कर देगा। तो एक बेहतर यूज है ये सॉफ्टवेयर का। तो इसरो ने ऐसा किया हुआ है कि भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए शुरू कर दिया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसे लॉन्च किया है। रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को परिमित तत्व विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसका यूज किया जा सकेगा। इसरो के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। अच्छा एक चीज़ और, करंट अफेयर समझ में आता है कि नहीं, रटने के चक्कर मत रहना। करंट अफेयर को समझा जाता है, अगर आप समझ गए तो फिर आप अच्छे से कर ले जाओगे। कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा, आसपास की चीज़ें पूछेगी तो भी आप कर ले जाओगे।
करंट अफेयर में एक समझ विकसित होनी जरूरी है। जैसे आप जो भी कॉन्सेप्ट समझते हो वो अगर समझते चलोगे तो करंट अफेयर ऐसे एक दिन की खीर नहीं है, एक दिन का कुछ नहीं है कि आप 1-2 दिन पढ़े या 10 दिन पढ़े तो आप कर ले जाओगे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपके कॉन्सेप्ट चीज़ों के तैयार होते रहेंगे और फिर 5 महीने 6 महीने बाद आपका एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि आपको हर एक चीज़ जानकारियाँ अच्छे लेवल के करंट अफेयर, अच्छे लेवल के एग्जाम्स के करंट अफेयर के लिए भी तैयार रहेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आगे, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस संगठन को UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया? तो देखो, केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर का एक संगठन है उसको UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। वो संगठन का नाम क्या है? MLJK मसरत आलम गुट। MLJK मसरत आलम गुट जो है यानी कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट। तो जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर तो और भी इसमें कई गुट हैं, उनमें से जो मसरत आलम वाला गुट है उसी को अभी बैन किया गया है। बैन क्या? UAPA के तहत इनको गैर कानूनी संगठन भी घोषित कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ये एक्टिव रहता है। गृह मंत्रालय ने ऐसा डिसीजन लिया है। अमित शाह जी ने बताया है, प्रॉपर तरीके से बयान दिया है कि ये लोग गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त थे, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, देश विरोधी चीज़ें कर रहे थे। इस वजह से इनको UAPA के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। UAPA बहुत खतरनाक एक्ट है। UAPA लग गया तो समझो कि ये संगठन गया। तो फिलहाल मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPA के तहत किया गया है। UAPA की अधिनियम पूछी जाएगी तो आप बताइएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब इसके तहत ना ये अगर कुछ भी करते हैं तो इन पर UAPA के तहत एक्शन लिया जाएगा जो कि बहुत ही सख्त होता है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 इन पर लगाया गया है 1967। कई बार तो ना ये एक्ट का सन पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी आप ध्यान रखते चलो। तो फिलहाल ये गए गृह मंत्रालय, गृह मंत्री आप जानते हो अमित शाह जी हैं। आगे, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं CS राजन। CS राजन जी आ गए हैं उदय कोटक की जगह पर। उदय कोटक आपने देखा कि इस्तीफा दिया, कई दिन मैंने आपको पढ़ाया भी, तो एक अंतरिम थे। अंतरिम के बाद अब परमानेंट अभी CS राजन को नियुक्त किया गया है। ये CS राजन है, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा अनुभव है इनके पास। तो ये 2 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो इनके लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी किसकी? RBI की। बताया है ना आपको कि जब भी कोई बड़ी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है और कोई बड़ी बैंक है जिस पे लाखों कस्टमर्स हैं जिसके, तो फिर उनका जो होगा CEO या अध्यक्ष ये सब बड़ा पद जो होगा नियुक्त करना होगा, तो उसके लिए RBI की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो RBI जब मंजूरी देगा तभी वो चेंजेस होते हैं। यहाँ पर देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। तो अब ये 1 जनवरी 2024 से अगले 2 वर्षों तक होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष। ठीक है जी। तो अभी तक अंशकालिक के रूप में कौन काम कर रहे थे? प्रकाश आप्टे। तो इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर ये आ जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक इसके उदय कोटक हैं। अगला, हाल में RBI ने IDFC लिमिटेड को किस बैंक के साथ विलय होने को मंजूरी दी? देखो यहाँ भी RBI की मंजूरी लेनी थी। RBI ने मंजूरी दे दी है कि IDFC लिमिटेड जो है ये IDFC बैंक के साथ, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ विलय कर सकता है। तो IDFC बैंक को हो चाहे इसका अब नया नाम हो गया है IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक है ना, फर्स्ट बैंक। तो इसके साथ विलय को मंजूरी दे दी गई। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये इसी की यूनिट है। IDFC बैंक ने ही IDFC फर्स्ट बैंक शुरू किया था, लेकिन ये अलग कंपनी थी, ये अलग कंपनी के रूप में, ये बैंकिंग सेक्टर के रूप में लॉन्च किए थे ये लोग। ठीक वैसे जैसे HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का हुआ था, अभी हाल फिलहाल में उसका भी मर्जर हुआ है जुलाई में। तो अब देखो ये भी मर्ज होने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी इनको लेना पड़ा RBI की मंजूरी। RBI ने मंजूर कर दिया है कि अब ये दोनों विलय हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। एक बार जब जुलाई में ये खबरें आई थी, जब HDFC का विलय हुआ था, तब इन्होंने भी अनाउंस किया था अपने बोर्ड मीटिंग्स को बैठा के कि हम लोग को भी विलय कर लेना चाहिए, काहे का फालतू में अलग अलग कंपनी चला रहे हैं। तो उसी समय मैंने आपको बताया था 3 जुलाई 2023 को, जब इनके बोर्ड ऑफ मेंबर ने अपने में डिसाइड कर लिया था कि हम लोग विलय होंगे। तो तब से लेकिन मंजूरी लेनी बाकी थी RBI की। अब RBI ने भी मंजूर कर दिया है, तो अब इन दोनों का विलय हो जाएगा। अच्छा जी, IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2018 में ही हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO हैं वैद्यनाथ।
और IDFC फर्स्ट बैंक आज के टाइम पर BCCI का जो भी घरेलू टूर्नामेंट होता है ना क्रिकेट का, उसका टाइटल स्पॉन्सर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँगा कि रणजी ट्रॉफी, तो आप बोलोगे IDFC फर्स्ट बैंक रणजी ट्रॉफी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा ईरानी कप, तो IDFC फर्स्ट बैंक ईरानी कप, मतलब टाइटल के पहले नाम इसका आएगा IDFC फर्स्ट बैंक का, यही होगा टाइटल स्पॉन्सर घरेलू मैचों के लिए, ठीक है ना, BCCI का। आगे तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फोर्ब्स की 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु किस स्थान पर हैं, तो ये हैं 16वें स्थान पर। पहले पर ईगा स्वितेक है पोलैंड की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में की गई थी। आज क्या बताना है आपको? आज बताना है किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड को त्याग दिया था। तो ये आपको बताना। अगला, अमृत भारत ट्रेन में उपयोग की गई पुश पुल तकनीक का क्या अर्थ है, ये आप बताइए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर प्रयास करना लिखने का। व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, डेली 1 लाइनर यहाँ पर भेजे जाते हैं और भी जो भी नोटिफिकेशन होता है वो भेजा जाता है, और MGT ऐप पर क्विज और PDF आपको मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।